ये कहानी एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि सेना में डॉक्टर होते हैं उनकी और उनकी पत्नी की है। कहानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की है। यहाँ पर एक लोकेलिटी है नयापल्ली। इसी नयापल्ली से इस कहानी की शुरुआत होती है। इस जैसी घटना हमारे भारत देश में पहले भी कई हो चुकी है, लेकिन शायद इस कहानी में, इस घटना में बहुत कुछ उससे अलग भी है और शायद कुछ उससे ज़्यादा खौफनाक भी। एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि सेना में डॉक्टर होता है, जिसका नाम सोमनाथ परिदा होता है। सोमनाथ परिदा 1998 में सेना से रिटायर हो जाते हैं। इससे पहले साल 1971 में सोमनाथ परिदा की शादी एक महिला जिसका नाम उषा श्री होता है उसके साथ होती है, जो कि उड़ीसा की एक मशहूर डांसर होती है। उसके साथ सोमनाथ परिदा की जब शादी हो जाती, फिर आगे चलकर इनके दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा भी आगे जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और वो डॉक्टर बन जाता है और यूएस में वो जाकर सेटल हो जाता है। और जो बेटी होती है वो दुबई जाती है और दुबई जाकर वो टीचिंग प्रोफेशन को अपनाती है और दुबई के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन जाती है। उसकी भी शादी हो जाती है। अब 1998 में जब सोमनाथ परिदा रिटायर हो जाते हैं तो वो इसी उड़ीसा के भुवनेश्वर इलाके में नयापल्ली में 2 मंजिला मकान में अपनी पत्नी के साथ अकेले रहा करते थे। वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके दोनों बच्चे अलग अलग जगह पर जाकर सेटल हो चुके थे। अब वो दोनों अकेले रहा करते थे। लेकिन सोमनाथ परिदा का जो एक व्यवहार था, एक स्वभाव जिसे कहा जाता है, वो पड़ोसियों और दोस्तों के लिए काफ़ी अलग था। वो इस बात से जाने जाते थे कि ये एक शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति है जो कभी भी किसी के ऊपर भड़क जाता है। इसके घर के बाहर अगर कोई गाड़ी पार्क कर देता है तो ये उसके ऊपर भड़क जाता है। कोई सामने घर के जो मंदिर है उसका घंटा कुछ ज़्यादा अगर बजाने लगता है तो उस पर भड़क जाता है। इस तरह से ये मशहूर था कि ये शॉर्ट टेम्पर है। और जो सोमनाथ परिदा है ये 1998 में जब रिटायर हो जाते हैं, काफ़ी वक्त तक ये अपने घर में अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते हैं। लेकिन वक्त बिताने के लिए वो WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी जुड़ जाते हैं और वो अलग अलग जो इस तरीके की डॉक्टर की स्कीम आती, गरीबों का इलाज और इस तरीके का जो मामला होता, उन स्कीमों के साथ भी जुड़ जाते हैं। और ये एक अपनी अलग से पर्सनल क्लिनिक भी चलाया करते थे जो कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने खोली थी। अब आगे जाके इनका मामला, इनकी रूटीन यही थी कि ये अपनी क्लिनिक पे जाते, WHO के साथ कुछ वक्त इन्होंने बिताया, बाकी ये सब मामला इनका चलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता है। सोमनाथ परिदा के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी इनका रिश्ता काफ़ी अच्छा नहीं होता। जो बेटा होता है उसके साथ तो इनकी कभी कभी अक्सर बात हो जाया करती, लेकिन बेटी के साथ काफ़ी वक्त तक इनसे बातचीत नहीं हुआ करती थी। सोमनाथ परिदा का बेटा राहुल परिदा जो कि यूएस में सेटल था, वो ज़्यादातर अपनी माँ से बात करता था, लेकिन कभी कभी वो अपने पिता को भी कॉल कर कर बात कर लिया करता था। और जो बेटी दुबई में सेटल थी वो अपने पिता से बहुत कम ही बात किया करती थी, या ये कह लीजिए कि उसका अपने पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। आगे जाकर धीरे धीरे वक्त बीतता है। साल 2013 आ जाता है। साल 2013 में जो सोमनाथ परिदा का बेटा है राहुल परिदा, जो यूएस में सेटल होता है, वो अपनी माँ के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन माँ का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। वो दूसरे दिन फिर दोबारा से कॉल करता है, दोबारा भी माँ का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। वो लगातार कई कोशिशें करता है, लेकिन उसकी माँ के साथ बात नहीं हो पा रही थी। लगभग 20 दिन इसी कोशिश में गुजर जाते हैं। जब उसकी बात उसकी माँ से नहीं हो रही थी तो वो अपने पिता को कॉल करता है और पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है। तो पिता सोमनाथ परिदा बताते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बेटी के यहाँ दुबई चली गई है। राहुल परिदा फौरन कॉल को कट करता है और फौरन इत्तेफाकन वो अपनी बहन यानी सोमनाथ परिदा की जो बेटी दुबई में होती उसे कॉल कर देता है। कॉल करके वो पूछता है कि माँ कहाँ पर, माँ तुम्हारे यहाँ आई है? तो उसकी बेटी कहती है कि नहीं, माँ तो मेरे यहाँ नहीं आई है। तो ये काफ़ी परेशान होता है। अब उसके बाद इसे कुछ गलत महसूस होने लगा, यानी इसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे कि आखिर क्या वजह है कि माँ का मोबाइल 20 दिनों से स्विच ऑफ है और उसके पिता उससे झूठ बोल रहे हैं कि उसकी माँ दुबई उसकी बेटी के यहाँ गई।
ये सोचने के बाद वो फौरन अपने मामा को कॉल करता है, यानी उषा श्री का भाई जो होता है उसे कॉल करता है। और कॉल करने के बाद वो ये सारी सिचुएशन बताता है कि इस तरीके से मैंने माँ को 20 दिनों तक लगातार कोशिश की कॉल करने, लेकिन माँ का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। और पिता से जब मैंने पूछा तो पिता बता रहे हैं कि वो बेटी के यहाँ यानी दुबई चली गई, लेकिन जब मैं बहन से बात किया तो बहन ये बता रही कि नहीं माँ यहाँ पर नहीं आई है। तो जैसे ही ये सुनते हैं वो अपने और लोगों को साथ में लेवाते हैं, उषा श्री के भाई और उषा श्री की बहन, ये सारे लोग साथ में जाते हैं और उस नयापल्ली इलाके में सोमनाथ परिदा के घर पर, और घर जाने के बाद वो दरवाजे की बेल को बजाते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोला जाता। काफ़ी कोशिश के बाद अंदर से सोमनाथ परिदा खिड़की खोलते हैं और खिड़की खोलने के बाद वो खिड़की से ही बात करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ उषा श्री चली गई है दुबई अपनी बेटी के यहाँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर राहुल परिदा ने उन्हें बता दिया था कि मैटर क्या है, तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन सामने से जो डॉक्टर परिदा थे उन्होंने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया और जो खिड़की उन्होंने खोली थी उसे भी बंद कर दिया। इधर उषा श्री के भाई को कुछ गलत महसूस होता है, उसे शक होता है। वो फौरन फिर वापस से राहुल परिदा को कॉल करता है और बताता है कि इस तरीके से ज़बरदस्ती करने के बावजूद भी वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो वो कहता है कि ऐसा करिए मामा, आप पुलिस को कॉल करिए और पुलिस की एक टीम को बुलाइए। जो उसका मामा होता है वो फौरन पुलिस की एक टीम को बुलाता है और पुलिस को सारी सिचुएशन बताता है। सिचुएशन बताने के बाद अब पुलिस की एक टीम उस दरवाजे को खुलवाने में लग जाती है, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद डॉक्टर परिदा उस दरवाजे को नहीं खोलते। उसके बाद फोर्स करने के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो पुलिस की एक टीम अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद पुलिस की टीम आसपास सारी चीज़ों को खंगालती, अपनी नज़र को दौड़ाती और साथ ही साथ डॉक्टर परिदा से पूछताछ करती। डॉक्टर परिदा से वो पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी उषा श्री कहाँ पर है। उनसे भी वो डॉक्टर परिदा यही बताता है कि वो अपनी बेटी के यहाँ दुबई गई। लेकिन इधर पुलिस की टीम घर में खोजबीन शुरू कर देती है और इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस की टीम को ये दिखाई देता है कि पलंग के नीचे 2 लोहे का ट्रंक पड़ा हुआ है, लोहे का बॉक्स, जो कि आर्मी ऑफिसर्स के पास लोहे का ट्रंक होता है, उसी तरीके से यहाँ पर 2 ट्रंक पड़ा हुआ है। इस पर भी पुलिस को ज़्यादा तैजुब नहीं होता क्योंकि ये आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर था, तो हो सकता है इसके पास हो। लेकिन यहाँ पर शक की वजह ये बनी कि एक नहीं बल्कि 2 ट्रंक इसके पास मौजूद है जो कि ब्लैक कलर का है और ये ट्रंक इसके पलंग के नीचे पड़ा हुआ है। वो फौरन उस ट्रंक को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद उस ट्रंक को एक एक करके खोलते हैं। ट्रंक को जब वो खोलते हैं तो देखते हैं कि उस ट्रंक में 11 यानी एक ट्रंक में 11 टिफिन रखी हुई है। जब वो दूसरे ट्रंक को खोलते हैं तो उसमें भी 11 यानी काउंटिंग के साथ 11 टिफिन एक बॉक्स में, एक ट्रंक में, और 11 बॉक्स दूसरे ट्रंक में। ये टिफिन अलग अलग बॉक्स में पड़ी होती है। जब वो ये देखते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या डॉक्टर परिदा कुछ टिफिन का काम कर रहे हैं क्या, कुछ ऐसा घर का किचन चला रहे हैं क्या। लेकिन कंडीशन, हाव भाव, घर का रहन सहन सब कुछ देखने के बाद पुलिस की यह गलतफहमी दूर हो जाती है। और इधर अब पुलिस उस टिफिन को, जो कि साइज में लगभग 9 इंच के करीब थी, एक अच्छी साइज थी उसकी, उस टिफिन को एक एक कर खोलते हैं। उस टिफिन में 3 कटोरा यानी 3 बॉक्स करके था और एक एक बॉक्स को करके वो खोल खोल के नीचे रखते हैं और ऐसे करते करते वो 2200 टिफिन को खोल देते हैं और देखते हैं उसमें, तो उसमें इंसानी जिस्म का टुकड़ा जिसकी बोटी की गई है और अलग अलग कटोरे में रखकर इस टिफिन में पैक की गई है और साथ ही इसमें कुछ ऐसा केमिकल भी मिलाया गया है जिससे इसमें बदबू ना उठे। लेकिन कुछ टिफिन से ये बदबू उठती है और ज़्यादातर टिफिन में बदबू नहीं होती। ये देखने के बाद पुलिस के ऑफिसर्स के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। वो डॉक्टर परिदा को देखते और अपने अंदर डर महसूस करते, क्योंकि कितना भी हिम्मती व्यक्ति हो, वो जब ये देखेगा कि एक इंसानी लाश को साइज में कहा गया कि शायद 3-3 इंच की बोटी, 6 इंच 3 इंच की बोटी करके उस टिफिन में रखा गया था और उनसे पूछा गया कि ये बॉडी का टुकड़ा किसका है, तो डॉक्टर परिदा कबूल कर लेता है कि ये बॉडी का टुकड़ा उसी की पत्नी उषा श्री का है।
इधर पुलिस काफ़ी दंग थी और अब जब उसको गिना गया उस टुकड़े को, तो गिनती में वो 300 पीस यानी बॉडी के 300 पीस किए गए थे। पुलिस अभी ये सब सारी चीज़ें तो देख ही रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने पड़े एक टेबल पर पड़ती है, जो कि डॉक्टर परीदा का रूम था। रूम के टेबल पर जब पुलिस वालों की नज़र पड़ती तो ये देखते हैं कि उस टेबल पर कुछ चीज़ रखी हुई। वो करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक इंसानी धड़, इंसानी सर का जो ऊपरी हिस्सा होता है यानी गर्दन से ऊपर का हिस्सा, वो उस टेबल पर रखा हुआ है और जिसके बाल पूरे झड़ चुके हैं। ये देखने के बाद पुलिस वाले काफ़ी हैरान होते हैं। उससे पूछते हैं कि आखिर सारी चीज़ें तुमने अलग अलग कर दी, ये सर को तुमने क्यों अपने इधर रखा है? तो बताता है कि असल में मैं रात में इस चेहरे से बात किया करता हूँ, इसीलिए मैंने इसे अपने बेड के करीब इस टेबल पर रखा हुआ है। पुलिस वाले और शॉक्ड होते हैं और इन सारी चीज़ों को पुलिस फॉरेंसिक टीम के हवाले करती है और अब इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करती है। डॉक्टर परीदा से पूछा गया कि आखिर क्या वजह थी कि आपने अपनी ही पत्नी का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उन्हें इस तरीके से दरिंदगी से बोटी बोटी करके अलग कर दिया। वो बताता है कि असल में उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया ही नहीं, ये कत्ल है ही नहीं बल्कि ये आत्महत्या है। उषा श्री ने 3 जून की रात को खुद अपने आप को ज़मीन पे और दीवार पे अपने सर को लड़ाकर अपने आप को मार लिया और मरने से पहले उसने एक ख्वाहिश जाहिर की थी। अब उसका सपना ये था कि वो कहती थी कि उसकी जो आखिरी समाधि बनेगी वो शिरडी में बनेगी और उस दिन बनेगी जिस दिन साईं बाबा की बरसी होगी। इसी वजह से वो एक रात 3 जून को अचानक बहक जाती और वो अपने सर को ज़मीन पे और दीवार पे मारती और ये कहती कि उसके शरीर को, उसकी समाधि को शिरडी में लेके चले जाना। ये कह के अपने सर को वो लड़ाती और अपने आप को मार लेती। पुलिस वाले जबकि इस बात को यकीन नहीं करते क्योंकि ये मामला साफ सुथरा नज़र आ रहा था कि कत्ल का है और सर में चोट का निशान भी थे। इधर पोस्टमार्टम के लिए जब सारे चीज़ों को भेजा जाता है तो पता ये चलता है कि इसके सर पे किसी वजनी चीज़ से वार किया गया है और इसी वार की वजह से उसकी मौत हो गई। और मौत के बाद फिर डॉक्टर परीदा ने एक एक करके उसकी बोटी को अलग किया और अलग करने के बाद ये टोटल 20 दिन का वक्त लिया। 23 तारीख को जब इसके साले यानी राहुल परीदा के जो मामा होते हैं वो जब उस घर में जाते हैं तब ये राज खुलता है। इससे पहले 3 तारीख को ये मामला हुआ और 23 तारीख को ये राज जाकर खुलता है, यानी 20 दिन टोटल ये वक्त लगता है। और 20 दिन में उसने अपनी रूटीन को हूबहू ऐसे ही मेंटेन किया, यानी वो टाइम पे क्लिनिक जाता, टाइम पे जिनसे उनको मिलना होता वो मिलता, बल्कि उसका बर्थडे पड़ता है तो वो अपनी क्लिनिक पे अपने कुलीग के साथ बर्थडे बनाता है और अपनी गाड़ी में, जिस गाड़ी में एसी नहीं होती उस गाड़ी में एसी लगवाता है और साथ ही डेली रूटीन के हिसाब से वो क्लिनिक जाता आता, लोगों से मिलता, जिस तरीके से उसकी मुलाकात होती। लेकिन कुछ चीज़ों का इस सारी रूटीन में फ़र्क पड़ता था। वो फ़र्क ये था कि इन 20 दिन के अंदर में उसने अपने घर में किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी जानने वाले को अंदर नहीं आने दिया और अंदर जब वो आता घर में तो वो लग जाता। पहले दिन इसने यानी 3 तारीख को ही इसने पहली मरतबा जब बोटी करना शुरू किया था तो पहले ही दिन इसने 100 टुकड़े किए थे और उसके बाद फिर जो बाकी के दिन थे उसमें कुछ कुछ करके टोटल 300 टुकड़े किए थे इसने। और साथ ही कुछ केमिकल्स और फिनाइल्स इस टिफ़िन के बॉक्स में वो बोटी के साथ रखता जाता ताकि इससे बदबू ना उठे, क्योंकि वो डॉक्टर भी था, WHO के साथ उसने काम भी किया था। ये सारी चीज़ों को वो मेंटेन करता चला गया था। अब मामला ये था कि आखिर वजह क्या थी इसके कत्ल की, इसने कत्ल किया क्यों? तो इसके पीछे की जो वजह थी वो कुछ खास पुलिस की तरफ से सामने नहीं है, लेकिन आगे जाकर एक मामला छन कर जो निकल कर सामने आता है वो मामला ये था कि डॉक्टर परीदा का अफेयर किसी दूसरी महिला के साथ था। कई सालों तक उसके साथ इनका अफेयर चलता रहा और उसके बाद ये महिला डॉक्टर परीदा को ब्लैकमेल करने लगी थी, जिस ब्लैकमेल के चलते इसकी जानकारी इसकी पत्नी उषा श्री को भी हो जाती और उसके बाद ही अक्सर इनके बीच इस मामले को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी और ये अनुमान लगाया जा रहा था
कि 3 जून की रात को भी यही कुछ इसी मामले को लेकर लड़ाई हुई होगी, जिसके बाद डॉक्टर फरीदा ने अपनी पत्नी के सर पर एक स्टील की टॉर्च से वार किया और वार करने के बाद जब उसकी मौत हो गई तो उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को वो अलग अलग टिफिन्स में रखा गया। अच्छा, ये टिफिन्स कहाँ से लेकर आया था? तो ये रोज़ मार्केट जाता, 1 टिफिन 2 टिफिन करके ये डेली एक एक करके ज़्यादातर खरीद कर लेकर आया करता था। और साथ ही उसने मार्केट से 2 आयरन के जो ट्रंक थे उसे भी लेकर आया था। और ये सब कुछ उसने धीरे धीरे प्लान किया और आगे इसका प्लान ये था कि ये पुलिस को जो इसने बताया था कि ये सारी बॉडी के पार्ट्स को शिरडी लेके जाता है, जब साईं बाबा की बरसी होती तो ये वहाँ पर इसकी समाधि बनाता। लेकिन पुलिस का कहना यह था कि ये ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि ये धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरता तो ये धीरे धीरे करके इन सारे पार्ट्स को ठिकाने लगाता चला जाता और इस मामले को छिपाने की कोशिश करता। लेकिन इधर जो डॉक्टर फरीदा का मामला था कि इसने एक एक करके टिफिन खरीदा, ट्रंक खरीदा और जब इसने बॉडी को अलग किया तो उसमें इसने जो ऑपरेशन के लिए ब्लेड यूज़ किया जाता है उसका इस्तेमाल किया, घर में जो किचन नाइफ होता है उसका इस्तेमाल किया, आयरन कटर का इस्तेमाल किया और साथ ही हथौड़े का यानी हैमर का भी इस्तेमाल करके वो इन सारी चीज़ों का अलग अलग करके पार्ट्स करके उस टिफ़िन में रखता चला गया था। और जिसके बाद फिर जब बेटे की कॉल नहीं लगती माँ को तो वो अपने मामा को भेजता है, मामा घर आते हैं तो जाकर ये राज खुलता है। उसके बाद साल 2020 में डॉक्टर फरीदा को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना डॉक्टर फरीदा के ऊपर लगाया था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।